नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज सोमवार है और महीने की शुरुआत है। एक बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप और मोदी के बीच में इतना खराब रिश्ता कैसे बन गया? कौन है इसके पीछे? या ट्रंप यूं ही कुछ से कुछ किए जा रहे हैं? क्या मोदी और ट्रंप के रिश्ते अगर मजबूत होते तो पूरी दुनिया में आज क्या स्थिति होती? ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्ता और खराब होता चला गया। ठीक ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत और अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई जो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में इतनी खटास आ गई? 15 मई 2025 को कतर में एक मुलाकात हुई थी। एक बड़े भारत के व्यवसायी गए हैं मिलने के लिए। कतर में डिनर था और उस डिनर में जाकर के मुलाकात होती है। उसके पहले से ही यह मामला शुरू हो गया था। इसका मतलब ट्रंप ने जो सैंक्शन की बात की वो नई बात नहीं है। ये पिछले कुछ महीनों से इस पर चर्चा चल रही थी और जैसे ही ट्रंप रूस और यूक्रेन के मामले में खुद को लेकर के आए तब से यह चर्चा और गहरी हो गई। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा नेपथ्य में लिए चलता हूं क्योंकि आज की खबर जो मैं आपको बता रहा हूं वो बेहद बेहद सनसनीखेज है और इसे आपको जानना बेहद जरूरी है। 1980-85 के दौर में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो यूनाइटेड रसिया था, सुप्रीम सोवियत जिसको आप कहते हैं, उस प्रेसिडियम ऑफ सुप्रीम सोवियत के आखिरी नेता थे मिखाइल गोर्बाचोव। जिन लोगों को इतिहास में दिलचस्पी है और वर्ल्ड हिस्ट्री को जानते समझते होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानते समझते होंगे, वो निश्चित रूप से इस शख्स से परिचित होंगे और जो हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती है तो उनको जान लेना चाहिए कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। इससे आपको अभी जो हम आपको बताएंगे तो सारी बात धीरे 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 समझ में आएगी। मिखाइल गोर्बाचोव वो शख्स थे जिन्होंने दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया रसिया में और वो दोनों पॉलिसीज दुनिया के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बन गया, खासतौर से यूनाइटेड रसिया के लिए। और ये आखिरी लीडर साबित हुए प्रेसिडियम ऑफ सुप्रीम सोवियत के एज ए चेयरमैन। मतलब मिखाइल गोर्बाचोव प्रेसिडियम ऑफ सुप्रीम सोवियत के आखिरी नेता के रूप में जाने गए। उसके बाद यूएसएसआर का विखंडन हो गया, यूएसएसआर टुकड़ों में बट गया और उसके बाद आज सिर्फ रसिया बचा है, रूस बचा है। पहले रूस के साथ अन्य देश थे शामिल और वो एक सुप्रीम सोवियत के संगठन के रूप में काम कर रहा था और उसका नेतृत्व किसी एक के हाथ में होता था और वो आखिरी नेतृत्व थे सोवियत यूनियन के मिखाइल गोर्बाचोव। क्या दो पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की? उन्होंने इंट्रोड्यूस की दो पॉलिसीज ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की, कहने की आजादी, सुनने की भी आजादी हो गई। तो बोलने, लिखने, कहने की आजादी उस वक्त नहीं थी। मतलब अगर आपको कुछ बोलना भी है तो सरकारी आदेश के बगैर नहीं हो सकता है। सरकार अगर आदेश देगी कि यह बात बोलनी है तो बोलिए, नहीं बोलनी है तो नहीं बोलिए।
तो ग्लासनोस्ट वो पॉलिसी थी जिसे मिखाइल गोर्बाचोव ने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, आपको आम जन को बोलने लिखने की आजादी होगी। मतलब मोटे शब्द में आप कहें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ, और तब जाकर के वहां मीडिया ओपन हुई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच आया, तो उसको कहा गया ग्लासनोस्ट। और दूसरी पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका। तो पेरेस्ट्रोइका का यह मतलब था कि आप इकोनॉमी को ओपन करें, और इकोनॉमी को ओपन करने का तात्पर्य यह नहीं था कि सिर्फ जो बॉर्डर है उसको खोला जाए। मतलब बॉर्डर का मतलब कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जाए, विदेशी कंपनियों के लिए भी स्पेस दिया जाए, और अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जाए, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पार्टनरशिप से भी चले तो कोई बात नहीं है। तो बड़े पैमाने पर 90 के दशक में सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ रूस में। और तो पहली पॉलिसी आई पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, और पेरेस्ट्रोइका में डिसइन्वेस्टमेंट का दौर चला, इकोनॉमी को ओपन किया गया, विदेशी कंपनियों को इजाजत दी गई रसिया में बिजनेस करने के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर के सर्विस सेक्टर्स में हर जगह पर इकोनॉमी को ओपन किया गया। और उनके सर्वे सर्वा रहे मिखाइल गोर्बाचोव। बाद में बोरिस येल्सिन ने भी उसको आगे बढ़ाया। खैर, नतीजा यह हुआ कि रूस तो टूटा, रूस टूट गया, लेकिन एक ओपन इकोनॉमी के साथ टूटा। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, आज ये क्यों मौजूद हो गया है? क्योंकि आज जो इशारा कर रहे हैं ट्रंप, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब रसिया में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो बहुत सारे निजी घरानों ने सरकारी कंपनियों पर कब्जा किया। सरकारी कंपनियों पर कब्जा कहें या सरकारी कंपनियों को ओन किया, तो कब्जा ही हुआ। और उस जो निजी कंपनियों ने लिया अपने हाथ में सरकारी कंपनियों को, उसमें से एक बहुत बड़ा सेक्टर था ऑयल सेक्टर, तेल कंपनियां जो सरकारी हस्तक्षेप से चल रही थी अब तक। तो तेल कंपनियों का भी निजीकरण हुआ और वो निजी हाथों में गया। अभी एक बड़ा नाम आ रहा है नायरा का। नायरा भारत में जो ऑपरेट करती है वो कंपनी, इसकी जो मदर कंपनी है रोजनेट, रोजनेट कंपनी निजी हाथों में है, सरकारी हाथों में नहीं है। नायरा भारत में उसका ऑपरेशन देखती है। मतलब नायरा एक दूसरी कंपनी है, मदर कंपनी रोजनेट है। अब ये जिक्र क्यों आ रहा है? रसिया के जो सरकारी कंपनी थी उसका बहुत अधिक निजीकरण हुआ, निजी हाथों में गया, और ये फिर जो निजी व्यवसायी हैं, इन्होंने रशियन पॉलिटिक्स पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। उनके लिए फाइनेंस का बंदोबस्त, उनके लिए हर तरह का बंदोबस्त करना, और बाद में यही बिजनेस घराने, यही बिजनेसमैन रशियन ओलिगार्क के रूप में जाने गए, मशहूर हुए। मतलब रसिया के कुलीन घराने। और इसकी चर्चा आप अक्सर सुनते होंगे कि रशियन ओलिगार्क मतलब रसिया के वो बिजनेस घराने जो राजनीति में बहुत दखल देते हैं। 90s के बाद तो समझिए कि ऐसे बिजनेसमैन की बाढ़ आ गई रसिया में, जो अपने नेताओं पर भी नियंत्रण करने का सिलसिला शुरू किया। और बाद में कहा जा रहा है कि पुतिन इसी रशियन ओलिगार्क के सहारे इतने दिनों तक सत्ता में बने हुए हैं। अब खेल हो रहा है। अब ये मामला मैं आपको जो थोड़ा सा नेपथ्य में ले गया, उसके पीछे की कहानी क्या है?